तो ठीक है, हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हम डाइजेशन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो है डाइजेशन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, जो फैट्स होते हैं इनका ज़रा डाइजेस्ट होना जो है एक लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो हम फैट्स खाते हैं, हमारा जो फैट डाइट होता है, हमारा एंटायर फैट डाइट जो होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स है। असल में हम खाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ये जो है 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड प्लस इनके साथ होता है ग्लाइसरॉल। जैसे आपको पढ़ाया था मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में लिपिड्स, फैटी एसिड एस्टर्स इनको कहते हैं। दीज आर फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ अल्कोहल है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल के ये फैटी एसिड एस्टर्स है। ठीक है, तो इनमें 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स है और एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। ये जो फैट्स होते हैं, फैट्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें? These are insoluble in water, but the enzyme that digests the fats, इसको क्या कहते हैं? लाइपेज। वो एंजाइम जो होता है वो soluble होता है, but ये खुद जो होते हैं ये insoluble होते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो फैट होता है इसका जो है डाइजेशन में एक जो है एक लेंथी प्रोसेस है इसका डाइजेशन। तो पहले ये फैट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है ये फैट्स, एंटायर फैट्स जो भी है, इनकी डाइजेशन जो होती है यूजुअली होती है इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में, अंडर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम की मदद से जो है, उसके एक्शन से जो है ये डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। फैट डाइजेशन ऑलमोस्ट एंटायर फैट डाइजेशन occurs inside the small intestine। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट्स डाइजेस्ट होने से पहले इनका जो है वो जरूरी होता है कि इनका जो है ये ब्रेक डाउन हो जाए छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में, इनका लार्ज सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाए, बिकॉज ये जो होते हैं ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस जो है वो लेंथी होता है। तो इसलिए बड़े बड़े फैट्स को पहले क्या किया जाता है, उनको इरिटेट करके जो है छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज किया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर एक्शन करता है दिस पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम दैट्स कॉल्ड पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो वो जाकर जो इनको तोड़ता है फिर इनके एंड प्रोडक्ट्स में, यानी मोनोमर यूनिट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, नाउ बिफोर द फैट्स आर डाइजेस्टेड इनसाइड द इंटेस्टाइन, दे आर फर्स्ट एक्टेड अपॉन बाय, पहले इनपे एक्शन करता है, फर्स्ट एक्टेड अपॉन बाय बाइल साल्ट्स। ये बाइल साल्ट जो होते हैं बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर ये इनके ऊपर एक्शन करते हैं? ड्यूडिनम के अंदर। ठीक है, बिकॉज ड्यूडिनम के ही अंदर जो है बाइल जूस जो है खाने के साथ मिल जाता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट एक्टेड अपॉन बाय बाइल साल्ट्स। कौन कौन सा बाइल साल्ट होता है जो इन पे एक्शन करता है? एक होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टारकोलेट है। ठीक है, ये जो है ये दो जो है बाइल साल्ट जो होते हैं ये एक्शन करते हैं किनके ऊपर? ये एक्शन करते हैं फैट्स के ऊपर। ठीक है, तो फैट्स के ऊपर जब भी एक्शन करते हैं तो ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं, इमल्सिफाइड फैट्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, नाउ ये साल्ट जो होते हैं ये फैट्स को जो है क्या करते हैं, इनकी इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन किसको कहते हैं? इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस जहां पर क्या होता है, जहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है। किनका ब्रेक डाउन हो जाता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट molecules
बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल इरिटेट होता है बाय मींस ऑफ बाइल साल्ट्स। जब बाइल साल्ट्स इसके साथ, ये साल्ट जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, खुद ये फैट मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये इनके साथ अटैच होकर क्या करते हैं, इसको वाटर ऐड करते हैं, उससे इरिटेट हो जाता है, वो छोटे छोटे जो है वो ड्रॉपलेट्स में जो है चेंज कर मतलब डिवाइड हो जाता है। ऐसे जैसे आप तेल डालते हो पानी के ऊपर और फिर वो जो है उसको क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। अब यहाँ पर बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल छोटे छोटे जो है वो फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। विद द रिजल्ट इसका सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब इसके ऊपर एंजाइम जो है वो अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, नाउ पहले फैट्स को क्या किया जाता है, इनको बाइल साल्ट्स की मदद से ब्रेक डाउन किया जाता है, इमल्सिफिकेशन की जाती है, ये हो जाते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, अब इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर जो है फिर एक्शन करता है जो है दिस पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम दैट्स कॉल्ड पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर एक्शन करेंगे पहले कौन, बाइल साल्ट्स, है ना। तो बाइल साल्ट्स जब इसके ऊपर एक्शन करेंगे तो इनकी क्या करेंगे, ये इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब जब इनकी इमल्सिफिकेशन हो जाएगी तो ये बन जाएंगे इमल्सिफाइड। क्या बनेंगे? इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स हैं। क्या बनेंगे? इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अब यहां पर फिर इन इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर जो है एक्शन करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, मेन फैट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम यही होता है। अदरवाइज थोड़ा सा फैट डाइजेशन, थोड़ी सी फैट डाइजेशन जो है स्टमक के अंदर भी होती है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम होता है, तो इसलिए वहां पर जो है इतनी ज्यादा नहीं होती है इसकी डाइजेशन। पैनक्रियाटिक लाइपेज इनको जो है फिर ब्रेक डाउन करता है, पहले ब्रेक डाउन करता है डाइग्लिसराइड्स में, उसके बाद ब्रेक डाउन करता है मोनोग्लिसराइड्स में, उसके बाद ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल फाइनली निकलते हैं। और यहाँ पर हर एक स्टेप में एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करता है, तो डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, फिर फैटी एसिड, फिर ग्लिसरॉल, हर एक स्टेप पे जो है एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स। इनके ऊपर एक्शन कौन करेगा? इनके ऊपर एक्शन करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्या बनाएगा? डाइग्लिसराइड्स प्लस क्या निकलेगा? फैटी एसिड। एक फैटी एसिड जब इनसे बाहर निकलेगा तो दैट मींस बन गए ना डाइग्लिसराइड। है, पहले थे ट्राइग्लिसराइड, यानी 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स थे। अब डाइग्लिसराइड्स के ऊपर एक्शन करेगा फिर से जो है पैनक्रियाटिक लाइपेज, और इनको ये ब्रेक करेगा मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, मोनोग्लिसराइड्स और प्लस निकलेगा एक और फैटी एसिड। ठीक है, अब बच गए मोनोग्लिसराइड्स। मोनोग्लिसराइड्स के ऊपर एक्शन करेगा फिर से पैनक्रियाटिक लाइपेज, और यहां पर क्या रिलीज होंगे? अब फाइनली निकलेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब इसके साथ एक ही फैटी एसिड मॉलिक्यूल था, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसी के तो बने होते हैं कौन? फैट्स। दीज आर द मोनोमर्स व्हिच आर रिलीज्ड फाइनली। ठीक है, समझ गया? तो इस तरह होती है डाइजेशन ऑफ फैट्स।
इसके अलावा हम जो है डाइट के साथ खाते हैं एक और किस्म के न्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। चाहे आप प्लांट खाओ, चाहे आप एनिमल प्रोडक्ट खाओ, आप सेल्स खाते हो, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेशन करना इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, अंडरस्टैंड। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं दो किस्म के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की डाइजेशन जो होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही है। पहले मैं लिखूंगा दिस एंटायर डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आकर इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और पहले मैं लिखूंगा एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पहले इनके ऊपर एक्शन कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस एक्शन करता है। मैंने आपको कहा है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो न्यूक्लिक एसिड जो है डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, डीएनएस एंड आरएनएस, ठीक है। डीएनएस एक्ट करता है डीएनए पे और आरएनएस एक्ट करता है आरएनए पे, ठीक है। नाउ बोथ द एंजाइम्स ब्रेक दिस डीएनए एक्ट ऑन डीएनए एंड ब्रेक इट इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड, its nucleotides, and this RNA acts on RNA and breaks RNA into its nucleotides, ठीक है। ये इसको इसके न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करता है, ठीक है। नाउ पैनक्रियाटिक एक्शन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस की एक्शन से क्या होगा? डीएनए जो है इसके ऊपर एक्शन करेगा डीएनएस एंजाइम और इसको ब्रेक करेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। उसी का ये बना होता है ना, पढ़ा आपने बायोमोलिक्यूल्स में। इसके बाद आरएनए के ऊपर एक्शन कौन करेगा? आरएनएस। तो यहां बनेंगे इसके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि आरएनए में राइबो शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होता है, ठीक है। अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ये यहां पर रिलीज हो गए, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस के बाद इन पे एक्शन करेगा, क्या कहते हैं, इन पे एक्शन करेंगे जो है न्यूक्लियोटाइडेसिस, ठीक है। अब वो न्यूक्लियोटाइडेसिस जो है एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, वो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होते हैं दो किस्म के एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइडेसिस एंड न्यूक्लियोसाइडेसिस। आपने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? एक पेंटोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजन बेस और एक फास्फोरिक एसिड ग्रुप, तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस के साथ एक पेंटोज शुगर, दैट गिव्स अ न्यूक्लियोसाइड। ये आपको ऑलरेडी मैंने डीएनए आरएनए में पढ़ाया है, ठीक है। बॉटनी में भी आपने पढ़ा है और ज़ूलॉजी में भी पढ़ा है, ठीक है। देन न्यूक्लियोटाइडेसिस एंड न्यूक्लियोसाइडेसिस इनमें होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कहा पहले डीएनए के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रिलीज हो गए ना, इनके ऊपर एक्शन करेंगे न्यूक्लियोटाइडेस एंजाइम और इनको क्या ब्रेक करेगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा? प्लस निकलेगा पी, फास्फोरिक एसिड ग्रुप, अंडरस्टैंड। देन यहां पर लिखूंगा मैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्या लिखूंगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एक्शन करेगा न्यूक्लियोटाइडेस, सेम है ना एंजाइम, और इससे निकलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, प्लस निकलेगा फास्फोरिक एसिड ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर एक्शन करेंगे दूसरे एंजाइम। इसके ऊपर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर एक्शन करेंगे ये न्यूक्लियोसाइडेस एंजाइम। तो न्यूक्लियोसाइडेस एंजाइम एक्शन करके इसको ब्रेक करेगा किसमें? डीऑक्सीराइबो शुगर, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो होते हैं
इनमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और एक नाइट्रोजन बेस होती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस बाहर निकलेगी, ठीक है। सेम यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर एक्शन करेगा न्यूक्लियोसाइडेज और इसको निकलेंगे राइबोस शुगर, यहाँ पर निकलेगा राइबोस शुगर प्लस क्या निकलेगा नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो आप इसके एंड प्रोडक्ट्स जो है वो निकल गए, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन इस तरह कंप्लीट हो जाती है। अब कंप्लीट होने के बाद, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ये जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम अब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? द इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड nutrients of food by the blood and lymph, ब्लड और लिम्फ से की मदद से वो जो है वो सेल्स के अंदर उनका चला जाना। The intake of digested nutrients of food by the blood and lymph from the alimentary canal, एलिमेंट्री कैनाल में ही तो ये होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। नाउ अब्जॉर्प्शन जो है वो 90% अब्जॉर्प्शन जो है, खाना जो हजम होता है, सॉरी जो है अंदर खून के साथ मिल जाता है, जो है डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मोनोसेकेराइड फॉर्म में, ये फिर क्या हो जाते हैं। अब आपने देखा डाइजेशन में फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक हो गए मोनोसेकेराइड्स में, इस तरह प्रोटीन्स ब्रेक हो गए अमाइनो एसिड्स में, इस तरह जो है फैट्स ब्रेक हो गए फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और न्यूक्लिक एसिड जो है उनको फाइनली उनके एंड प्रोडक्ट्स निकल गए हैं, वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। 90% अब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, अंडरस्टैंड। और 10% डाइजेशन जो है वो 10% डाइजेशन होती है दूसरे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, लाइक 10% नॉन डाइजेशन अब्जॉर्प्शन, 10% अब्जॉर्प्शन आल्सो ऑकर्स इनसाइड द स्टमक। स्टमक के अंदर किस चीज की अब्जॉर्प्शन होती है? स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब होता है थोड़ा सा ग्लूकोज, स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब होता है अल्कोहल, शराब। जैसे आप देखते हैं शराब पीने वाले को जो है जल्दी जो है नशा चढ़ जाता है, अंडरस्टैंड, बिकॉज उसके शराब का एब्जॉर्प्शन स्टमक से ही हो जाता है बहुत कम टाइम में। अल्कोहल, कुछ ड्रग्स और थोड़ा सा वाटर, पानी। जैसे आप सर दर्द की गोली खाते हो, एस्प्रिन, बाकी चीजें खाते हो, वो यहीं पर जो है डाइजेस्ट होकर ब्रेक होकर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस तरह जल्दी से 10-20 मिनट में वो जो तकलीफ होती है उसमें जो है हमें जो है वो कमी हो जाती है। नाउ ग्लूकोज, अल्कोहल, ड्रग्स, वाटर, ये जो चीजें होते हैं ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं डाइजेस्ट दिस स्टमक में। तो यहाँ पर स्टमक में 10% डाइजेशन होती है। अदरवाइज मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है एंड प्रोडक्ट्स वो अब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पर? वो अब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और थोड़े से जो है थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्प्शन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन तो अनडाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर रखता है, बट लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा जो है पानी और इसके अलावा जो है प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल डाइजेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल डाइजेशन, यहाँ पर बैक्टीरिया की मदद से जो है कुछ चीजें बनती है जैसे विटामिन्स, तो वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। अदरवाइज मेजर जो है अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाती है। यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के, वो एंड प्रोडक्ट्स आप जानते हैं वो अब किस फॉर्म में है? वो ग्लूकोज फॉर्म में है, वो अमाइनो एसिड्स है, यहाँ पर बहुत सारा पानी है, यहाँ पर मिनरल्स है, अंडरस्टैंड। एंड मिनरल्स के अलावा यहाँ पर जो है वो फैटी एसिड्स है,
फैटी एसिड्स है यानी फैट के एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये एंड प्रोडक्ट्स हैं, अंडरस्टैंड, जो अब्जॉर्ब होने होते हैं, ये सब के सब अब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। कुछ हो जाते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन से, कुछ हो जाते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन से, एंड बाय मींस ऑफ एंड सम बाय मींस ऑफ फैसिलिटेटेड जो है, जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इसको कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये तीनों तरीकों से जो है ये चीजें जो है जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे थोड़ा सा ग्लूकोज जो है, थोड़े से मिनरल्स और थोड़ा सा जो है कुछ अमाइनो एसिड्स, ये विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो चले जाते हैं अंदर सेल्स के अंदर, इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर और ब्लड सप्लाई में चले जाते हैं, अंडरस्टैंड, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मींस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय मींस ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन में कोई एनर्जी की विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए हमें एटीपी के मदद से, और यहाँ पर सीधे जो है वो चीजें जो है अब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, खून के साथ मिलकर वो चले जाती हैं बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं जैसे मिनरल्स, जैसे थोड़ा सा ग्लूकोज, जैसे कुछ थोड़ा सा ग्लूकोज या थोड़ा सा फ्रैक्टोज जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ और चीजें जो होती है, इनको जो है वो कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स इनको जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं इनका। ये कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटेस्टाइनल सेल्स का होता है उनके अंदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, और कैरियर प्रोटीन्स उनको अब्जॉर्ब कराते हैं, इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन उनको कैरी करते हैं, और कुछ जो है कभी कभी सब्सटेंसेस, कुछ मिनरल्स, कुछ ग्लूकोज, कुछ जो है और जो है चीजें जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये जो है इनको अब्सॉर्ब किया जाता है, मगर इनका एब्जॉर्प्शन होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। वहां पर सेल्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाहर इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फिर भी इनको जो है वो अब्सॉर्ब किया जाता है, इसको कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको कहते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है और वो एनर्जी सप्लाई करता है एटीपी। खाना हजम करने के लिए, उसको जो है अब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ एनर्जी खर्चनी पड़ती है, ठीक है। अब हो जाती है इन चीजों की अब्सॉर्प्शन। अब फैट अब्सॉर्प्शन जो होती है वो जरा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। यहाँ पर फैट्स जो होते हैं, जो इनके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, फैट्स जो होते हैं उनके एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या क्या किया जाता है उनको, ये एंड प्रोडक्ट्स जो है ये छोटे छोटे फैट, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में इनको जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। पहले ये काम होता है इनसाइड सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है ना, उस म्यूकोसल सेल्स के अंदर इनको जो है छोटे छोटे स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में पहले कन्वर्ट किया जाता है फैट प्रोडक्ट्स को। उनको बोलते हैं माइसील्स। क्या बोलते हैं? माइसील्स बोलते हैं उनको, फैट माइसील्स। फिर इन फैट माइसील्स को जो है वहां से निकालकर और छोटे छोटे जो है वो फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिनको काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइलोमाइसील्स, काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये जो है ये उसके बाद जो है कन्वर्ट किए जाते हैं फैटी सब्सटेंसेस में, और फिर लैक्टियल्स की मदद से। लैक्टियल्स एक किस्म की जो है स्पेशल, यहाँ पर लैक्टियल जो होती है वो स्पेशल कैपिलरीज होती है। क्या होती है? स्पेशल कैपिलरीज होती है।
वो स्पेशल कैपिलरीज किसकी होती है? लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ वेसल्स होती है रादर वी कैन से। वो इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, इनका ट्रांसपोर्ट करती है, और ट्रांसपोर्ट करके जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इनको जो है वहां पर ले जाती है, और फिर खून के साथ मिलकर ये सर्कुलेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इस तरह डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स जो डाइजेशन के होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब्जॉर्ब होने के बाद उनको बॉडी के अंदर उनकी यूटिलाइजेशन होती है, जिसको आप कहते हो एसिमिलेशन। ठीक है, अब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको तो बाहर निकाला जाता है बाय प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट ऑफ फूड है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होते हैं खाने के, उसका जो है रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट ऑफ फूड, जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ फीसिस है, वो किस फॉर्म में निकलते? फीसिस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। AC मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू एंस है, एंस के जरिए उसको हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उसको सॉलिडिफाई किया जाता है और बन जाते हैं, और उसको हम कहते हैं फीसिस। ठीक है, इनसे एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और इसको जो है सॉलिडिफाई करके फीसिस में कन्वर्ट किया जाता है। फीसिस का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं स्टर्कोबिलिन। क्या बोलते हैं? स्टर्कोबिलिन। इट इज द ब्रेकडाउन कंपोनेंट ऑफ बिलिरुबिन, तो ये इनको ब्राउन कलर देता है। ठीक है, ये फीसिस जो है ये जमा हो जाते हैं किसके अंदर? रेक्टम के अंदर। किसके अंदर? रेक्टम के अंदर। नाउ रेक्टम के अंदर जो है ये जमा हो जाते हैं। जब रेक्टम में एनफ फीसिस जमा हो जाते हैं तो इसके अंदर जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं प्रेशर रिसेप्टर्स। ये प्रेशर रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल्स जो है वो सेंड करते हैं। किसको सेंड करते हैं? डेफिकेशन सेंटर को सेंड करते हैं। डेफिकेशन सेंटर कहां पर होता है? वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। डेफिकेशन सेंटर ऑफ ब्रेन से जो है वहां से सिग्नल्स आ जाते हैं किसको? मसल्स ऑफ रेक्टम को, मसल्स ऑफ रेक्टम को। और रेक्टम की मसल जो होती है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, तो वहां पर पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाती है, कंट्रैक्शन। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है तो हमें डेफिकेशन फील होता है। क्या होता है? डेफिकेशन। डेफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ फीसिस। फिर इन फीसिस को जो है एक इंसान बाहर निकालता है, बिकॉज उसको फील होता है। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, नाउ यहाँ पर एनल कैनाल के जरिए जब ये नीचे आते हैं तो एंस के दो स्फिंक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, एक्सटर्नल जो होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल का होता है, उस पर हमारा कंट्रोल होता है। अंदर वाला खुद ही खुल जाता है, उसके बाद जो है स्फिंक्टर बाहर वाला जो है वो अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल खुल के जो है फीसिस बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इजेशन। अंडरस्टैंड? फीसिस के साथ क्या होता है? थोड़े से जो है कार्बोहाइड्रेट्स अनडाइजेस्टेड जो होते हैं, और इसके साथ थोड़े से प्रोटीन्स, ज्यादातर इसके साथ फैट्स होते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं। ठीक है, प्लस थोड़ा सा वाटर, प्लस थोड़े से मिनरल्स, प्लस थोड़ा सा इसके साथ जो है, और बहुत ज्यादा जो है इसके साथ रफेज होता है। रफेज जो हमारे अंदर जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, जो एक्ट करता है रफेज हमारे बॉवल मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए, जो सेलुलोज होता है, तो वो इसके साथ मेजर जो है इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये बाहर निकल आता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। अंडरस्टैंड? तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट दिस डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कल हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट्स कॉल्ड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।